जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट कर दीजिए आप। लेक्चर नंबर हमारा है 26 और चैप्टर नंबर हमारा 12 चल रहा है। आज इसका इंशाल्लाह लास्ट डे है। एमएफए की क्लास है और हम लोग प्रैक्टिस मटीरियल ही कर रहे हैं। अच्छा, इसके मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए डिज़ाइन की थी, बनाई थी, और मैंने आपके पोर्टल पे भी उनको अवेलेबल कर दिया है। स्पेशली वैक के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ मैंने बनाए हैं। आपने प्लीज़ इनको गौर से करना है। ये आपके पोर्टल पे अवेलेबल होंगे। आपने इनको डिटेल में कर लेना है, आज ही कर लेना है। जैसे ही आप ये लेक्चर लेंगे उसके बाद आप कल कर लीजिए इनको। और इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए। उम्मीद है प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आई भी तो आप मुझसे पूछ लेंगे। अच्छा, इसका आंसर है मेथड इसका आंसर डी है। मुझसे मार्क करना भूल गया। जैसे आप देख रहे हैं कि ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये इनके आंसर्स हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो डेल्टा है। मैं इसको ना हाईलाइट करना भूल गया हूँ, तो काइंडली जैसे ये आता है आप इसको डेल्टा देख लीजिएगा, इसका आंसर है। फिर इसी तरह ये सभी क्वेश्चंस हैं, और इसका आंसर, क्योंकि ये मैंने फ़ोटो एक ली हुई है गूगल से, तो इसका आंसर अल्फ़ा रहेगा यहाँ पे। ये वाला इसका आंसर रहेगा। तो आगे चलते हैं। इसी तरह ये चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, आपके पोर्टल पे अवेलेबल हैं, लेकिन आपने करनी ज़रूर हैं। इनको किए बगैर हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा। टोटल 22 के करीब ये वाले एमसीक्यूज़ हैं। उसके अलावा भी मैंने कुछ एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं आपके पुराने वाले नोट्स में। ये मैंने कुछ नए क्वेश्चन बनाए थे। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने ख़ुद करना है। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने ख़ुद करना है और करने के बाद मुझे सबमिट करवा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है इस न्यू सेट का, ये मैं नहीं करवाऊँगा आपको, ये आप लोगों ने ख़ुद करना होगा। सब कुछ एज़ इट इज़ है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था। ये उन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर ये वाला क्वेश्चन आएगा। इसकी रिक्वायरमेंट मैं पढ़ देता हूँ। कैलकुलेटेड आफ्टर टैक्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ टोफा कंपनी ऑन अ मार्केट वैल्यू बेसिस। आपने 11 मार्क का था, ये एक दफ़ा पेपर में आ चुका है। ये ACCA F9 के पेपर में एक दफ़ा आया था, तो काइंडली आप लोग इसको ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है, ये मैंने खुद कल बैठ के डिज़ाइन किया था और बड़ा टाइम लग गया था इसके ऊपर। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। और इस क्वेश्चन को ज़रूरी क्यों है करना, क्योंकि पहली अटैम्प्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आया, दूसरी अटैम्प्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आया, और इसमें एक ट्विस्ट आ गया। ये वाला वो क्वेश्चन है जो हमने बारहा किया हुआ है। ये वाले जो इसके इंग्रेडिएंट हैं, इसके अंदर जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, हम लोगों ने बारहा यहाँ पे की हुई हैं। बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें ट्विस्ट करके उसने पूछी, और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं इसकी रिक्वायरमेंट में आपको लेके जाऊँगा। अब इसकी रिक्वायरमेंट दो तरह से आपसे पूछी जा सकती है। रिक्वायरमेंट नंबर बी देखिएगा। Recommend whether MF should finance a new project by issuing new shares or by issuing convertible bonds by using weighted marginal cost of capital। हम अभी तक जितना करते आए हैं वो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल करते आए हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं करते आए। आज जो मैं एक छोटा सा ट्विस्ट है, सिर्फ इसके लास्ट में एक छोटा सा ट्विस्ट है, जब मैं आपको वो करवा दूंगा तो फिर आपका ये पूरे का पूरा सेगमेंट कवर हो जाएगा। आपको याद होगा तो पास पेपर जब हम सितंबर अटैम्प्ट का, रिसर्च अटैम्प्ट का पास पेपर कर रहे थे, तो उसमें गलती थी और मैंने उसका पार्ट बी नहीं करवाया था। ठीक है, मैंने उस लेक्चर को, उसके आगे वाले लेक्चर को अधूरा छोड़ दिया था। तो काइंडली मैं उसी लेक्चर को ठीक करके पूरा करवा रहा हूँ। स्टैंडर्ड सोल्यूशन तो अभी नहीं आया आई कैप की तरफ से, पता नहीं कब आएगा, चले जब भी आए। जो सोल्यूशन अवेलेबल है वेबसाइट पे वो गलत है, और मैंने आपको कह भी दिया था कि उसका एक ड्राफ्ट बना के भेजेंगे इंशाल्लाह। मैं नहीं, मेरे एक सीनियर टीचर यहाँ पे सर आसिफ से रिक्वेस्ट की थी, वो इंशाल्लाह भेजेंगे इसको। तो फिर वहाँ से जो भी इसका रिप्लाई आए, वो जैसे भी इसको ठीक करते हैं वो अपने तय ठीक करेंगे, जो भी करेंगे। मैं जो आपको आज करवा दूंगा ये इसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन होगा। लेकिन देखिएगा, वहाँ पे जब हमने देखा था, अगर मैं आपके सामने पेपर, अब मुझे टाइम लगेगा खोलते हुए, रहने देते हैं, खोलूँ तो अगर उस पेपर को देखूँ, आप अपने सामने रख लीजिएगा, सितंबर टर्म का पेपर, क्वेश्चन नंबर 9 है उसका। उसमें ये वाली कोई चीज़ नहीं दी गई थी, बाय यूजिंग वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या बाय यूजिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी गई थी। जब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी होती, फिर आप ओपन होते हो, आप उसको चैप्टर 11 में जैसे एनपीवी वाला मेथड है उससे भी कर सकते हो, इनफ्लो आउटफ्लो वाला, या जैसे आज मैं करवाऊँ आप वैसे भी कर सकते हो। बेहतर यही है कि एग्जामिनर क्लियरली ये आपको
टेक्निक बता दे कि आपने किस टेक्निक से इस पेपर को सॉल्व करना है। बेहतर, ये सबसे बेहतर यही होता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते ये सारा डेटा मैंने सितंबर अटेम्प्ट जैसा ही बनाया, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया आप लोगों के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट रिक्वायरमेंट में वो क्या कह रहे हैं, कंप्यूट एमएफ्स एग्जिस्टिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलें वो भी निकाल लेंगे, और ये टोटल है जी 13 मार्क का। तो चलते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। एमएफ क्या कहती है, मरी फाइनेंस इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ टेक्सटाइल। एक कंपनी है जो कि टेक्सटाइल से रिलेटेड है, मरी फाइनेंस उसका नाम है। मरी फाइनेंस इज प्रेजेंटली कंसिडरिंग टू एक्सपैंड द बिजनेस एंड नीड फाइनेंस ऑफ 10 मिलियन। अच्छा जी, जो मरी फाइनेंस है उसने क्वेश्चन कह रहा हूँ, उसने 10 मिलियन का रेज करना है। आप इसको 10 की बजाय ना 100 मिलियन करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको 10 की बजाय 100 मिलियन करेंगे। ऐसा कर लेते हैं, मैं इसके ना दूसरी फाइल ओपन कर लेता हूँ, ताकि साथ साथ मैं आपके जो पोर्टल पे मैं भेजना है मैं उसकी भी करेक्शन कर दूँ। ये आ गया, और यहीं पे मैं कर लेता हूँ इसको। ये आ गया, यहाँ पे हम 100 मिलियन की रिक्वायरमेंट करेंगे। ये 100 मिलियन की रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे भी 100 मिलियन करेंगे। अब क्वेश्चन ज़रा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, अब क्वेश्चन ना ज़रा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इसको सेव एज कर देते हैं। चलें, अब हमारे सामने ये आ गया, हो गया हो गया हो गया। ये मैंने नहीं ओपन कर लिया। चलें जी, अब इसमें वो जो चीज़ मैंने ऐड अप की थी वो आ चुकी, ये 100 मिलियन वाली। Murray Finance is engaged in manufacturing and selling of textile products. MF is presently considering to expand the business and needs finance of 100 million rupees. 10 करोड़ रुपए का फाइनेंस चाहिए। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग टू ऑप्शन। मैनेजमेंट के सामने दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। यहीं पर रुक जाना पेपर में। सबसे पहले देखिए, जब मार्च अटेम्प्ट का क्वेश्चन आया था तो उसमें जो एक्सट्रैक्ट थे, जो बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट थे वो ऊपर थे, उसके बाद ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 नीचे थी। यहाँ पे क्या हुआ, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 पहले दे दी गई और बाकी की सारी इंफॉर्मेशन नीचे दे दी गई। तो घबराना नहीं है, आपका काम पहले क्या होगा, अगर इस किस्म का कोई क्वेश्चन आता है, देखो मार्च अटेम्प्ट में भी सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आया, उसके बाद जब अटेम्प्ट आई मार्च के बाद सितंबर अटेम्प्ट आई तो सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आया। मार्च अटेम्प्ट में उसने पता क्या किया, यहाँ पे देखिएगा, मार्च अटेम्प्ट में उसने कहा, जो पहली अटेम्प्ट आई थी, यहाँ पे तो ऑप्शन 2 है ना, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 में एक्विटी है और ऑप्शन 1 में कन्वर्टेबल बॉन्ड है। उसने मार्च 1 में क्या किया, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का क्वेश्चन करवाया, उसने प्रेफरेंस शेयर दे दिए और उसने बॉन्ड दे दिए, कन्वर्टेबल बॉन्ड, ठीक है। इस ऑप्शन में उसने क्या किया, सितंबर अटेम्प्ट में उसने क्या किया, उसने भाई साहब इक्विटी शेयर दे दिए, ऑर्डिनरी शेयर दे दिए और साथ कन्वर्टेबल बॉन्ड दे दिए। कार्य कुछ नहीं रहा, दोनों अटेम्प्ट में सेम क्वेश्चन है, बस नाम चेंज करके और ऑप्शन चेंज करके दे रहा है। अब तीसरी अटेम्प्ट मुझे नहीं पता कि वो कैसे पूछेगा, हो सकता है ऐसा ही कोई मार्का मार दे, तो बेहतर यही, अगर ऐसा मार्का मार दे तो आपको पता होना चाहिए, अगर ऐसा मार्का मार देता तो आपको पता होना चाहिए। वैसे भी अगर ऐसी चीज़ का नहीं भी पता, इंग्रेडिएंट आपके सामने है, क्वेश्चन खुद ब खुद निकाल लो अंदर से, आंसर खुद ब खुद निकाल लो अंदर से। लेकिन अभी तक मैंने जितनी प्रैक्टिस करवाई उसमें मैंने सिर्फ आपको ग्रेडियंट ढूंढना सिखाया, फिर उन ग्रेडियंट को ठीक जगहों पे अप्लाई करना सिखाया। अगर ये कर सकते हो तो क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 बाद में पढ़ते हैं, क्योंकि उसने क्या कहा कि हमें 100 मिलियन का लोन चाहिए, 100 मिलियन का फाइनेंस चाहिए। अगर मैं ऑप्शन 1 को ट्राई मारता हूं तो क्या होता है, इशुएंस ऑफ न्यू शेयर्स फाइनेंस द एंटायर एक्सपेंशन बाय इशुइंग न्यू शेयर्स, हाउएवर द न्यू प्रोजेक्ट वुड रिजल्ट इन इक्विटी बीटा ऑफ 1.7। इसका मतलब ये हुआ, अगर मेरे प्यारे भाई हम सारे का सारा 100 मिलियन शेयर को इशू करके रेस कर लेते हैं तो हमारे पास जो न्यू बीटा है वो 1.7 रहेगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। उसने ये कहीं नहीं बताया कि मार्केट वैल्यू कितनी है एक शेयर की, उसने ये कहीं नहीं बताया कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है एक शेयर की, कुछ भी नहीं बताया उसने। ऑप्शन 2 की बात करते हैं, इशुएंस ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड
finance the entire expansion by issuing 15% convertible bond of rupees 1500 each। अच्छा, वो कहता है कोर काम कर लो, तुम ना नए कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू कर दो। ठीक है सर, कर देते हैं, नए कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू कर देते हैं, और 15% इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर, 1500 रुपये का एक बॉन्ड है। ईच बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 शेयर एट द एंड ऑफ 4 ईयर। या हो सकता है 2 काम कर सकते हो कि भाई एक और काम हो सकता है, जब टाइम आए ना, कब टाइम आए, जब टाइम आए, कब आएगा यार, 4 साल के बाद हो सकता है, 4 साल के बाद तुम आज बॉन्ड दे दो, 4 साल बाद शायद तुम्हारे पास पैसे आ जाएं, तो तुम क्या करो, बॉन्ड को ख़रीद लो। तो तब लोगों को 2 ऑप्शन दो, मरी क्या करे, बॉन्ड को ख़रीद ले, लेकिन तब लोगों को 2 ऑप्शन दे, एक कि कन्वर्टेबल बॉन्ड हो, 2 शेयर में कन्वर्ट किए जा सकें। द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज़ एक्सपेक्टेड टू बी 1300 रुपया, और तब जो मार्केट वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1300 रुपया होगी। चले, बेहतर है, एक ही उसने ऑप्शन दे के इसका काम खलास कर दिया कि 1300 रुपया उसकी मार्केट वैल्यू होगी। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन में मैंने 2 ट्विस्ट रखे हैं, आगे चल के आपको एक और ट्विस्ट बताता हूँ। आगे यहाँ तक इन ऑप्शन को हम तब यूज़ कर सकेंगे जब हमारे पास डेटा हो, हमारे पास डेटा ही कोई नहीं है। ऑप्शन 1 के रिलेटेड कोई डेटा नहीं है, ऑप्शन 2 के रिलेटेड थोड़ा बहुत डेटा है, लेकिन उसका भी हमें कोई ऐसा पता नहीं है। तो नीचे पढ़ते हैं जी। Following information has been extracted from the latest financial statement of MF। मरी फाइनेंस की लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ऑर्डिनरी शेयर इशू किए गए, 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर इशू किए थे, 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर इशू किए, 400 रुपये का एक ऑर्डिनरी शेयर हो, 2 मिलियन से मल्टीप्लाई करो तो 800 मिलियन के शेयर इशू कर दिए। नंबर 2, 10% इररिडीमेबल बॉन्ड रुपीज 1000 ईच, और ऑलरेडी उसने इररिडीमेबल बॉन्ड भी इशू किए हुए हैं जिनके ऊपर उसको 10% सालाना पैसा देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। 1000 रुपये का जब इशू किया था तब 1000 रुपये का था, चलेंज, और उसकी कॉस्ट कितनी, 100 मिलियन की उसकी कॉस्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द रिटर्न, जो अदर इंफॉर्मेशन है, ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड इज 10%। तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा और उसमें हमें क्लियरली लगा जो गवर्नमेंट बॉन्ड है उसके ऊपर जो रिटर्न है वो 10% है। वेयर एज द एवरेज रिटर्न ऑन मार्केट इन्वेस्टमेंट इज 15%, और जो एवरेज स्टॉक मार्केट ने हमें रिटर्न दिया सालाना वो 15% दिया। द करंट एक्विटी बीटा MF इज 2, और अभी का जो बीटा है वो 2 है, करंट जो भी MF का बीटा है। एप्लीकेबल टैक्स रेट टू MF इज 20%। The details of dividend paid during the last 4 years including year 2020 are given below। तो हमने 2020 का डेटा लेना है और उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर भी आ सकता है और अर्निंग पर शेयर का वर्ड भी आ सकता है, ये याद रखिएगा। जितने पॉसिबल कुंभन कुमेरियाँ वो डाल सकता था वो मैंने इस क्वेश्चन में डाल दी हैं। ईयर है 2016 से लेकर 2020 तक का डेटा है हमारे सामने, अर्निंग पर शेयर है। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, सारा पढ़ मैंने दिया है। तो पहला काम आपने क्या करना है, पहला काम मैं यहाँ पे वर्किंग करूँगा ताकि मैं पूरा बोर्ड उधर वाला यूज़ कर सकूँ। तो पहला आपने वर्किंग बनानी है, अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ, आपने वर्किंग बनानी है, और वर्किंग बना के आपने करना क्या है, सब चीज़ों को ओपन करके इंग्रेडिएंट लिख लेने हैं। सबसे पहले किसके इंग्रेडिएंट लिखेंगे, इक्विटी के इंग्रेडिएंट लिखें, इक्विटी के इंग्रेडिएंट लिखें। इक्विटी में हमें क्या क्या नजर आ रहा है, अपेरेंटली अदर इंफॉर्मेशन में नजर आ रहा है जी, गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड रिस्क फ्री फैक्टर होता है, उसके ऊपर हमें 10% मिलेगा, 0.1 रिटर्न उसके ऊपर 10% है। मार्केट रिटर्न, एवरेज मार्केट रिटर्न, वो हमारे पास 15% आएगा। देखो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मुझे 1 साल तो हो गया इसको तोड़ तोड़ के सब बच्चों की तरह बताते हुए आपको। और फिर उसके बाद अभी का जो बीटा है वो है 2, और उसके बाद हमारे पास डिविडेंड्स अवेलेबल है, डिविडेंड्स अवेलेबल है, ईयर अवेलेबल है हमारे पास, ईयर 16, 17, 18, ओए 18 को मैं खा गया हूं, ओ ये मेरी ना टाइपिंग मिस्टेक है, ये मेरी मिस्टेक्स हैं क्योंकि मैंने अपने हाथ से क्वेश्चन को लिखा हुआ है, और 16, 17, 18 को खा गया हूँ, 19 और 20, कोई बात नहीं है, हम भी ऐसे ही कर लेते हैं, खाया जाती हैं यार, चीज़ें खाई जाती हैं। 19 और 20, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो डिविडेंड पर आ रहा है, 16 में हमें मिला 150 रुपये का, फिर उसके बाद 17 में हमें मिला 172 का, 19 में हमें मिला 180 का, और 20 में हमें मिला 192 का।
लेकिन जी ये वो डेटा है जो मैंने तोड़ तोड़ के यहाँ पे लिख लिया, ये वो डेटा है जो मैंने तोड़ के लिख लिया। टोटल ऑर्डिनरी शेयर्स, टोटल ऑर्डिनरी शेयर्स जब मैंने इशू किए थे तो भाई साहब वो थे 2 मिलियन, 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर इशू किए। जब इशू किए थे तब वो 400 रुपए के थे। इशूड वैल्यू कितनी थी भाई? इशूड वैल्यू कितनी थी? 400 रुपए का एक शेयर था, पर शेयर। नहीं जी, मैंने इक्विटी का डेटा लिख लिया। अब मैं इसी के नीचे बॉन्ड का डेटा लिख लेता हूँ। बॉन्ड या बॉन्ड ही है ना, डेट का डेटा। नहीं जी, बॉन्ड क्या है भाई साहब, क्या कहता है? हमने जब बॉन्ड इशू किए थे तो 1000 रुपए का हुआ करता था, और उसका जो तब का जो कॉस्ट थी, तब की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी? इंटरेस्ट तब का कितना था? और ये प्री टैक्स है, वो था जी 10%। अभी टैक्स कितना लग रहा है? अभी भाई बच्चों टैक्स लग रहा है 20%। नहीं जी, ये बॉन्ड के रिलेटेड मैंने डेटा लिख लिया। अब हम चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। मेन क्वेश्चन हमारी रिक्वायरमेंट 1 देखिएगा, कहता है कंप्यूट एमएफ्स एग्जिस्टिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये कहे या ना कहे, आपने एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे पहले निकाली है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा डेटा मैंने लिख लिया, बाकी डेटा बाद में देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है न्यू प्रैक्टिस सेट का, और इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम स्टेप 1 करने जा रहे हैं। और स्टेप 1 में क्या है? स्टेप 1 में है टोटल मार्केट वैल्यू निकालना, टोटल मार्केट वैल्यू निकालना। इन स्टेप्स को मैंने रटवा दिया अब आप लोगों को। टोटल मार्केट वैल्यू कैसे निकलती है? टोटल मार्केट वैल्यू है जी, इक्विटी कितनी इशू की हमने? 2 मिलियन इक्विटी इशू कर दी, 2 मिलियन शेयर इशू किए थे एग्जिस्टिंग के लिए। पुराना किस रेट पे किए? वो तो जब पुराना रेट था वो 400 रुपया था, लेकिन भाई हमने तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से करना होता है। तो मार्केट वैल्यू हमारे पास है नहीं, हमारे पास यहाँ पे मार्केट वैल्यू है नहीं। हम करेंगे क्या? अगर हमें इक्विटी का चाहिए हो, इक्विटी की टोटल मार्केट वैल्यू जब ले रहे होंगे तो कैसे आएगी? 2 मिलियन शेयर्स, 2 मिलियन शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू पर शेयर, इनटू मार्केट वैल्यू पर शेयर, MVE। वो तो मेरे पास है ही नहीं है, तो क्या करें फिर? निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे? इसी के नीचे यहीं पे कर लें, स्टेप 1 में यहीं पे कर लें। मार्केट वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या है भाई? चूंकि देखो डेटा क्या कहता है, इंग्रेडिएंट क्या कहते हैं? ये वाले इंग्रेडिएंट कहते हैं जी कैपएम। ये इंग्रेडिएंट क्या कहता है? ग्रोथ रेट। तो भाई कैपएम का फॉर्मूला क्या रहेगा और ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या रहेगा? मार्केट वैल्यू इंटू डी इंटू 1+G डिवाइडेड बाय RE माइनस जी। सर डिविडेंड हमारे पास है 2020 का, ये 192 है, लेकिन हमारे पास जी भी नहीं है, जी निकाल लेंगे। RE भी नहीं है, RE भी निकाल लेंगे। चलो जी फिर निकालना शुरू करते हैं। कैमरा उधर ही रखिए, मैं बस कैलकुलेटर ले लूँ। जल्दी जल्दी अब हम निकालना शुरू करेंगे, बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह। सबसे पहले तो RE, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। नहीं जी, RF क्या है? 0.1, बीटा है 2, RM है हमारे पास 0.15 और 0.1। स्पीडी स्पीडी काम करेंगे हम लोग। क्योंकि अब हम बड़े बच्चे हो गए हैं। तो ये आ गया हमारे पास, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया 0.2, 20%। उसके बाद हम ग्रोथ रेट निकाल लेंगे और ज्योमेट्रिक एक्सट्रापोलेशन मेथड से निकालेंगे। N लेटेस्ट डिविडेंड, ओल्डेस्ट डिविडेंड -1। तो भाई N कितना है? जितने नंबर ऑफ ईयर्स होंगे 1 2 3 4, उनमें से एक कम करके लिखना है। 3, 192 डिवाइडेड बाय 150 -1, 192 डिवाइडेड बाय 150, 3, ये हाँ ये 3, ये आंसर -1। लीजिए ये सारे को परफॉर्म करके मेरे पास आ गया 0.0858, 0.0858 ये आ गया मेरे पास, ग्रोथ रेट आ गया। लीजिए हमारे पास 2 इंग्रेडिएंट जो इसमें मिसिंग थे पूरे हो गए, इसमें पुट कर देते हैं। डिविडेंड हमारे पास कितने? 2020 वाला,
ये है जी डिविडेंड 192 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट 0.0858 डिवाइडेड बाय आर ई हमारे पास क्या है 0.2 माइनस 0.0858 तो हमारे पास क्या आ जाएगी मार्केट वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 0.0858 into 192 divided by 0.2 minus 0.0858 ये आ गया 1825 मार्केट वैल्यू पर शेयर कितना आ गई 1825 अभी की जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी आ गई भाई साहब 1825 आ गई अभी की जो मार्केट वैल्यू है वो कितना आ गई 1825 आ गई लें जी तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मिलियन को हमारे पास टोटल इक्विटी आ जाएगी 365 ठीक है तो ये आ गया भाई साहब 365 1 2 3 4 5 ये आ गया हमारे पास ठीक है एक आध जीरो में मिस्टेक हो सकती है वो आप देख लीजिएगा फिर उसके बाद है जी बॉन्ड तो बॉन्ड की टोटल वैल्यू कितनी है बॉन्ड की टोटल वैल्यू क्या चेंज होनी है इररिडीमेबल बॉन्ड है हम इसको वापस ले नहीं सकते हैं और उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% यूज होना है इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं हाँ पोस्ट टैक्स रेट यूज हो सकता है लेकिन ये चेंज नहीं हो सकती लेकिन जो करंट मार्केट वैल्यू है बॉन्ड की वो चेंज नहीं हो सकती तो इस वजह से जो बॉन्ड भाई साहब है वो 100 मिलियन ही रहेंगे 100 मिलियन ही रहेंगे टोटल मार्केट वैल्यू कितना होगी टोटल मार्केट वैल्यू तो फिर ऐसे ही कर लेते हैं 3750 1 2 3 4 5 6 लें जी स्टेप 1 पूरा हुआ स्टेप 2 में हमने क्या करना है स्टेप 2 ये इसी के नीचे वर्किंग आ जाएगी सेम आपने पेपर में भी ऐसे ही करना है स्टेप 2 यहां पे कर लेते हैं स्टेप 2 वेट्स निकालने हैं और वेट्स कैसे आएंगे सबसे पहले WE निकालना है इक्विटी का वेट निकालना है और इक्विटी का टोटल क्या है 3650 डिवाइडेड बाय 3750 इंटू 100 और WD क्या है 100 डिवाइडेड बाय 3650 इंटू 100 लें जी इनके दो वेट निकाल लेते हैं ये 97% आ गया मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ 97.33 आया मैं इसको 97% रख रहा हूँ और इसको 3% रख रहा हूँ अभी 100% पूरा हो गया सिंपल रखते हैं इसको 3% आया मैंने उसको इग्नोर कर दिया उसके बाद जी स्टेप 3 हमारा क्या है स्टेप 3 में हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है और वो ऑलरेडी हमने निकाल ली हुई है विच इज 0.2 और कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है कॉस्ट ऑफ डेट हम पोस्ट टैक्स रेट यूज करेंगे और उसका क्या फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी और इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 10% 1 माइनस टी है 20% टैक्स का रेट 20% है तो इसका हम निकाल लेते हैं 1 minus 0.2 into 0.1 which is equal to 8% 0.08 लें जी और स्टेप 4 वैक आ जाएगा स्टेप 4 वैक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैसे है फॉर्मूला इसका RE into WE प्लस RD into WD लें जी हमारे पास वैक आ गया RE 0.2 इंटू 0.97 प्लस 0.08 इंटू 0.03 0.2 इंटू 0.97 लीजिए हमारे पास आ गया 1964
19.64% हमारे पास एग्जिस्टिंग वैक है, एग्जिस्टिंग वैक है। ये 5 नंबर की रिक्वायरमेंट थी, ये हमने पूरी की, और ये सेम वैसी थी जैसे हमने लास्ट टाइम पे पूरी की। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि ये आपने सामने, मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ दिया। जी रिमोट है मेरे पास, मैंने ले लिया था उनसे। अब हमारा एक पोर्शन खत्म हुआ। अब हमारा दूसरा पोर्शन क्या कहता है कि हमने वेटेड मार्जिनल कॉस्ट या वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना है। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर ये मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो वही मैंने बताना है इस क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग। अब हम, ये हमारा ए पूरा हुआ, ये ए पूरा हुआ, अब हम बी की तरफ जा रहे हैं। बी है वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमारे सिलेबस में ये है, ये नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्यों करवा रहा हूं उसकी एक छोटी सी रीजन है, क्वेश्चन के लास्ट पे पता चलेगा। ले जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम किस में जाएंगे, ऑप्शन 1 में जाएंगे। ऑप्शन 1 में जाएंगे। ऑप्शन 1 क्या है, अगर हम 100 मिलियन का फाइनेंस, 100 मिलियन का फाइनेंस रेज करते हैं किसके थ्रू, इक्विटी के थ्रू, इक्विटी के थ्रू रेज करते हैं। 100 मिलियन का फाइनेंस रेज करना है और किसके थ्रू रेज करना है, इक्विटी के थ्रू रेज करना है। और ऑप्शन 1 में सिर्फ एक चीज लिखी है कि जो बीटा फैक्टर है वो 1.7 है, बस। एमएफ का जो बीटा फैक्टर है इस फाइनेंस को रेज करने के लिए होगा वो 1.7 होगा। मैं देख लूं मैं गलती तो नहीं कर रहा, बस हमने इतना ही, नहीं उधर ही रखें बेशक आप, मैंने बस ये क्वेश्चन देखना है। जी 1.7 ही है। अब इसके अलावा हमारे पास कोई चीज नहीं दी गई, इसके अलावा हमारे पास कोई चीज नहीं दी गई, तो सारे इंग्रेडिएंट हमारे पास यही वाले यूज होंगे, सारे के सारे इंग्रेडिएंट यही वाले यूज होंगे। तो हम स्टेप 1 करना शुरू करने लगे हैं इसी का। स्टेप 1 हमारा क्या है, हमने बेसिकली मार्केट वैल्यू निकालनी है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है। सेम पैरामीटर के ऊपर जैसे ये निकाला है टोटल मार्केट वैल्यू, बस वैसे ही हमने ये निकालने लगे हैं। तो कैसे करेंगे, हमें मार्केट वैल्यू कैसे है, हमारे पास आर ई है, नहीं है, क्यों नहीं है, आर इस वजह से नहीं है, पुराना जो हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट किया वो बीटा 2 के साथ था। ये वाला जो हम दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बीटा चेंज हो गया। आर ई इक्वल्स टू आर एफ माइनस बीटा फैक्टर इंटू आर एम माइनस आर एफ। तो आर एफ रिस्क फ्री रिटर्न कितना है 0.10, बीटा 1.7 रहेगा, इसको प्लस करना है, इनटू आर एम 0.15 था माइनस आर एफ 0.10। लीजिए ये हमारे पास न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगी। हमारे पास ये न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगी जो कि आ जाएगी 0.185। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 18.5%। हमारे पास ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई। अब दोबारा से हम लोगों को मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए, हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं चाहिए। और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू डिविडेंड इनटू 1 प्लस जी। जी मैं ग्रोथ रेट वाला क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी उसने हमें डेटे में ग्रोथ दे दी हुई है, ऑलरेडी डेटा में ग्रोथ दे दी, डिवाइडेड बाय आर ई माइनस जी। तो देखिएगा डिविडेंड हमारे पास 192 रुपीज़ है, 1 प्लस जी ग्रोथ रेट हमने ऑलरेडी निकाल लिया हुआ विच इज 0.08, 0.0858 डिवाइडेड बाय आर ई। अब हमारे पास न्यू आ गया 0.185 माइनस 0.0858। लेकिन जी अभी की मार्केट वैल्यू हम निकालने लगे हैं कि अभी शेयर की एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू क्या है अगर हम 100 मिलियन का लोन रेज करते हैं। 192 2100 रुपया है, कितने रुपया है 2100 रुपया।
2100 रुपया, अभी का 2101 रुपये है। अभी अगर देखा जाए तो एक शेयर हमें 2101 रुपये का मिलेगा और हमने 100 मिलियन का फंड रेज करना है। इसका मतलब क्या हुआ, ज़रा बात को गौर से समझते हैं। हमें चाहिए 100 मिलियन रुपीज़। अगर 100 मिलियन रेज करने हैं तो अभी के लिए जब अगर हम शेयर को बेचते हैं तो हमें 2101 रुपये का एक शेयर कॉस्ट करेगा, हमें पैसे मिलेंगे। 2101 रुपया अवाम को देना पड़ेगा और हमारे पास 100 मिलियन का फंड आ जाएगा, ये हमारे पास फाइनेंस आ जाएगा। ये ऑप्शन 1 है। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्वेश्चन को मैंने कैसे करवाया था, ऑप्शन 1 का हम लोगों ने न्यू वैक फाइंड आउट करना है। अगर हम ऑप्शन 1 के साथ जाते हैं तो हमारे एग्जिस्टिंग वैक में, ये एग्जिस्टिंग वैक है, इसमें कितना चेंज आएगा। तो अब इसको करने के दो तरीके हैं, जो आपको सूटेबल लगे आपने वैसे करना है। एक तरीका लास्ट क्वेश्चन की तरह एवरेज मेथड के साथ, बेसिकली उसको मार्जिनल मेथड कहते हैं, बेसिकली उसको क्या कहते हैं, मार्जिनल मेथड। और वो क्या होगा, अभी देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, अभी अगर हम देखा जाए तो हमें कितना कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी, कितना डिविडेंड हर साल देना पड़ेगा 100 मिलियन के ऊपर। तो हमारी जो कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी 100 मिलियन के ऊपर, वो कितना होगी जी, कितना देना पड़ रही है, 0.185। ये पड़ रही है 1,85,00,000। 1,85,00,000 हमें पड़ रही है। अगर देखा जाए तो पुराना वैक हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमें प्रीवियसली कितना पड़ रही है, प्रीवियस कॉस्ट कितना पड़ रही है। प्रीवियस कॉस्ट को मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, तो टोटल हमारा कितना है, 3750, यही है ना, ठीक है। और इसके ऊपर हमारी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट या कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कितना हमें बेयर करना पड़ रहा है पिछले सालों में, 3750,123, और इसके ऊपर वैक अप्लाई करेंगे विच इज़ 19.64%। सेवन थ्री सिक्स फाइव डबल ज़ीरो, ये है। अब जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था मार्च अटेम्प्ट का, उसमें हमारे पास क्या था कि हम लोगों ने टोटल कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, एग्जिस्टिंग फाइनेंस कितना है, टोटल कॉस्ट ऑफ फाइनेंस 365,000 and 000 plus new cost of finance which is 185,000,123 divided by old finance, old capital, old total equity, which is 3750,123,456 plus new 100 million। और इसका हमारे पास एवरेज वैक आ जाएगा। बेसिकली इसको मार्जिनल मेथड कहते हैं। मार्जिनल मेथड का मतलब क्या होता है कि हर 1 रुपया न्यू रेस करने के लिए आपको नया कितना फंड देना पड़ेगा, नया कितना इंटरेस्ट कॉस्ट देनी पड़ेगी, नया कैपिटल रेस करने के लिए आपको नई कितनी इंटरेस्ट कॉस्ट देना पड़ेगी। 1 रुपया अगर लेना नया तो उसके ऊपर कितनी न्यू कॉस्ट देनी पड़ेगी, इस मेथड से वो निकल आते हैं। चलें जी, इसको कर लेते हैं। 7365,123 प्लस 185,123 डिवाइडेड बाय 375 into 100, तो ये भाई साहब आ गई 19.61, ये भाई साहब आ गई 19.61%। वाह यार, कमाल हो गया। इस वैक से ये तो कम आ गया, ज़बरदस्त हो गया, ये आ गया। अगर हम ऑप्शन 1 में जाते हैं तो हमारे पास एवरेज मेथड के, मार्शल जो मेथड है जिसको एवरेज मेथड कह रहे हैं, एग्जामिनर कह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाला आता है। अब आते हैं जी ऑप्शन 2 में, अब आते हैं ऑप्शन 2 में। है मार्कर्स?
वो तो भी है 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद। ठीक है, ले जी ऑप्शन 2 क्या कहता है? अगर हम ऑप्शन 2 में जाएं तो हम लोग कन्वर्टेबल बॉन्ड को इशू कर सकते हैं। उसकी ऑप्शन 2 की वर्किंग मैं यहाँ पे आपके लिए बना देता हूँ, पेपर में जरा डिफरेंट बनाइएगा, जरा साइड पे करके बनाइएगा। हम क्या इशू कर सकते हैं? 15% का बॉन्ड इशू कर सकते हैं और एक बॉन्ड की वैल्यू कितनी है? 1500 रुपया। रेज हमने 100 मिलियन ही करना है, रेज हमने भाई साहब 100 मिलियन ही करना है। चलो कर लिया रेज 100 मिलियन। अब क्या करें आगे? उसके बाद कह रहा है ईच बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 शेयर इन द एंड ऑफ 4 ईयर। तो इसका मतलब आफ्टर 4 ईयर हम एक बॉन्ड को कन्वर्ट कर सकेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? 2 शेयर्स में। और तब की जो अग्रीड प्राइस है वो कितनी? एक शेयर की 1300 रुपया। एक शेयर की प्राइस 1300 रुपया। अब इसमें ट्विस्ट क्या था, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। अगर देखा जाए अभी के लिए, अगर आप शेयर लें, अभी के लिए शेयर लें तो 2100 रुपए का है, लेकिन क्या 4 साल के बाद वो 1300 रुपए का होगा? इसका मतलब शेयर प्राइस कम हो गई है। देखो समटाइम क्या होता है कन्वर्जन में क्या होता है, 2 शेयर मिल रहे हैं, एक शेयर नहीं मिल रहा। बात को गौर से समझिएगा, मिल कितने रहे हैं? 2 शेयर मिल रहे हैं। तो अग्रीड प्राइस अगर इस तरह की कन्वर्जन हो और इस तरह की कन्वर्जन हो और बॉन्ड की प्राइस इसके तकरीबन नियर बाय 80% हो, तो ये पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल है कि भाई यहां पे 2100 रुपया, लेकिन अग्रीड प्राइस 1300 रुपया कम की हुई है कंपनी ने। कंपनी ऐसी ऑफर दे सकती है, ये गलत नहीं होता, फंडामेंटली गलत नहीं होता, क्योंकि कंपनी आपको 2 शेयर भी तो दे रही है। इसका मतलब एक बॉन्ड जो आज 1500 रुपए का है, 4 साल के बाद वो आपको कितने का मिलेगा? 2 इंटू 1300, 13 टू ज़ार 36, 3600 रुपए का मिलेगा आपको वापस 4 साल के बाद। तो ऑलरेडी पैसा आपका 1.5% से इंक्रीज कर चुका है। ठीक है, तो जिसकी वजह से 1.5 टाइम्स, नॉट परसेंट, 1.5 टाइम का मतलब है 150% से पैसा इंक्रीज कर चुके हैं। तो ऐसी ऑफर वैलिड होती है, रियल में वैलिड होती है। ठीक है, अगर किसी को इस पे एतराज हो मुझे वो ईमेल या मैसेज कर दे, मैं उसको इसका प्रूफ भेज दूंगा कि रियल में कंपनीज अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू से कम के ऊपर ऑफर देती हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स को देखते हुए, कन्वर्जन रेट को देखते हुए। कन्वर्जन रेट इसमें 2 शेयर्स हैं, तो ऐसा पॉसिबल है जी। अच्छा 2600 है, सॉरी ये। अब ठीक है, ठीक है, ये कर सकती हैं। 2600 रुपया बन गया। देखा स्टूडेंट होने का फायदा होता है ना, कोई बैठ जाता है, अकेला लगा रहता हूँ सारा दिन और पता नहीं क्या क्या गलतियां होती होंगी। ले जी, तब भी 1500, फिर भी आपकी जो यहाँ पे कॉस्ट है वो तकरीबन 80% इंक्रीज कर चुकी है, फिर भी। तो ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। तो इसको गलत मत समझिएगा कि आज की मार्केट वैल्यू 2100 रुपया, लेकिन यहाँ पे वो 1300 ऑफर कर सकते हैं। ऑफर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते। आगे बढ़ते हैं जी। अब आगे बढ़ने के लिए हमने डेटा निकाल लिया। आज के टाइम पे अगर हम बॉन्ड को बेचते हैं 1500 का मिलेगा, उसके ऊपर 15% इंटरेस्ट है, और उसके ऊपर जो कन्वर्जन होगी वो 2600 रुपया होगी 4 साल के बाद। अब क्योंकि हमने बॉन्ड की क्या निकालनी है, हमने ऑप्शन 2, अगर बॉन्ड्स को इशू करना है, अगर बॉन्ड्स को इशू करना है टू रेज 100 मिलियन, तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है? तो उसके लिए भाई हमें क्या रिक्वायर्ड है? उसके लिए हमें मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड रिक्वायर्ड है, तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड का? अगर इररिडीमेबल बॉन्ड हो तो मार्केट वैल्यू का क्या फॉर्मूला है? मार्केट वैल्यू इंटू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट अमाउंट। ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अब ये इररिडीमेबल नहीं है, ये रिडीमेबल है, और 4 साल के बाद हम लोगों ने इसको रिडीम करना है। तो तब क्या रहेगा? तब हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फिर वही बात, प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपके पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए।
अब जब रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है इस पूरे क्वेश्चन में, तो हम किसका सहारा लेंगे? आईआरआर का, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का सहारा लेंगे। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न किस तरह चूज करें? सबसे पहले एग्जिस्टिंग वैक को देखो, जो कि 19% के लगभग है, 20% के करीब है, पुराने वाला भी और न्यू वाला भी। और उसके बाद बॉन्ड के ऊपर कितना मिल रहा है हमें? बॉन्ड के ऊपर कहाँ है? 15% मिल रहा है। तो भाई सिंपल है, इसको इस तरह डिजाइन कर सकते हो, एक ले लो 18%, एक ले लो 22%, ठीक है? 20 से 2 कम, 20 से 2 ज्यादा, 20 से 4 कम, 20 से 4 ज्यादा भी ले सकते हो, 16% और 24% भी ले सकते हो, 15% और 25% भी ले सकते हो, 20 से 5 कम, 20 से 5 ज्यादा, इस तरह भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम 2 के साथ जाएंगे, ठीक है? तो मैं आईआरआर को क्या दूंगा, वहां पे क्वेश्चन बाकायदा नोट देना है आपने कि हम आईआरआर में क्या रख रहे हैं, 18% एंड 22%। हम आईआरआर में अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए ये कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं इसको। करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और हमेशा पोस्ट टैक्स के ऊपर कैलकुलेट करना है। तो कैसे आएगी अमाउंट? 1500 रुपए का बॉन्ड है, उसके ऊपर हमें 15% मिलेगा, लेकिन पोस्ट टैक्स मिलेगा 20% टैक्स रेट है, 20% टैक्स रेट है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं फौरन से। आपकी कैलकुलेशंस अच्छी हैं, वाओ यार। 180 मैं अकेला होता तो मैं खुद अब आदत हो गई हुई है करने की। ले जी, 180 हमारा इंटरेस्ट है, इसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, तो ले लेते हैं जल्दी से। अगर हम 18% रेट यूज करते हैं तो तब प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी? अगर हम 18% रेट यूज करते हैं तो तब प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी? 180 इंटू 1 माइनस 1 प्लस, अब 18% है तो हमें पोस्ट टैक्स चाहिए, यहां पे भी पोस्ट टैक्स चाहिए, तो जल्दी से कर लें। 1 माइनस 0.2 इंटू 0.18, तो 18% का पोस्ट टैक्स निकालेंगे तो वो आ जाएगा 0.144 होल पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.144 प्लस कन्वर्जन। कन्वर्जन अगर हम इसको कन्वर्ट करवाते हैं, रिडम्पशन जब करवाएंगे, जब रिडम्पशन हमें प्रीमियम मिलेगा, वो कितना मिलेगा? 2600 रुपये का मिलेगा। तो इस 2600 रुपये को भी 4 साल पीछे ले आओ। 2600 1 प्लस 0.144 होल पावर -4, नहीं जी, 18% के हिसाब से आपके पास प्रेजेंट वैल्यू या मार्केट वैल्यू आ गई। तो इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरे पास आ गया 520 प्लस, मैं राउंड ऑफ नहीं कर रहा, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं, और ये मेरे पास आ गया 1518। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। नहीं जी, 2038, 18% के साथ हमारे पास ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब अगर हम 22% के साथ प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो तब क्या रहेगा? 180 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0 पॉइंट, तो 22 को पहले निकाल लो, तो ये आएगा 176 होल पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.176 प्लस 2600 into 1 plus 0.176 whole power -4. It's 488 plus it's 1359. 1359 plus 488, so 1847। लें जी, हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू 18% के साथ भी आ गई और 22% के साथ भी आ गई। तो आईआरआर हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपना। फॉर्मूला क्या रहेगा? 8% प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 8% विच इज 2038 डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 8% प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 22% इनटू
22% हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू विच इज 18%। तो ये आ गया तकरीबन हमारे पास IRR। यार ये 18 है, मैं गलत कर गया था, 8 लिख दिया था। अच्छा, -0.08 प्लस 0.18, अब ठीक आएगा ना। ये 200 बल्कि 201 ये आ गया 0.20, यानी कैसे कर सकते हैं 20.1%। ये हमारे पास IRR किसका आ गया, डेट का आ गया। अब अगेन इसी तरह हम इस फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे। अगर हम ऑप्शन 2 के साथ जाते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कितना होगा भाई, 100 मिलियन का लोन है, उसके ऊपर हमें हर साल 20.1% देना पड़ेगा। तो जल्दी से कर लेते हैं। तो इसके ऊपर हमें देना पड़ेगा 2 करोड़, ये देना पड़ेगा हमें, पता नहीं कितना यार, बाद में कर लेंगे। लें जी, हमारे पास ये भी आ गया, हमारे पास एग्जिस्टिंग वैक वाला भी आ गया। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया ये। तो हम उसी मार्जिनल मेथड के थ्रू इसको भी वैक निकाल लेंगे। तो भाई कितना है 73, वो लिखा हुआ है मैंने, उसी को लिख लेता हूँ। 7365 प्लस 201। आ जाइए, इनको कहिए आ जाइए, मेरी क्लास खत्म हो गई है। 3750 प्लस 100 मिलियन। नहीं जी, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये आ गया 19.65%। 19.65%। आपका भी यही आ रहा है, कूल। ले जी, ये वाला वैक हमारे पास 19.65% आया, और अगर हम ऑप्शन 1 के साथ जाते हैं तो उसका वैक हमारे पास 19.61 आ रहा है। तो 65 और 61, तो इसका मतलब अगर ऑप्शन 1 के साथ जाते हैं तो हमारे पास जो वैक आ रहा है 19.61 आ रहा है, और ऑप्शन 2 के साथ, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 के साथ जो हमारा वैक आ रहा है 19.65% आ रहा है। तो वही बच्चों, चुप करके ना हम ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे, इक्विटी को इशू करेंगे, ऑप्शन 2 को इशू नहीं करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को आपने इस तरह सॉल्व करना है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। हमारा वैक आज ख़त्म हुआ, जितना मुश्किल वो और क्वेश्चन बना सकता है बना ले, इनसे बाहर नहीं बना सकता। तो मिलते हैं आपसे कल, और कल हम चैप्टर नंबर इंशाल्लाह 14 स्टार्ट करेंगे, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।